हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म को आगे बढ़ाते हुए उसका लेक्चर नंबर पार्ट 2 आप कह सकते हो उसी का है। हमने इसका पार्ट 1 किया था, वो ऊपर आप आई बटन को क्लिक करके सबसे पहले वो देख लीजिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वो लेक्चर पहले नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए, तभी आपको आगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो समझ आएगा। आज जो इसकी टर्म्स हैं हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आगे हम इसके प्रिंसिपल्स और जो भी कंसेप्ट्स वगैरह होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझना। तो जो अपने नोट्स बना रहे हैं जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं हैंड रिटन नोट्स आपके बेस्ट हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ भी आपके एग्जाम के टाइम पे इतनी इफेक्टिव नहीं यूज होने वाली जो आपके हैंड रिटन नोट्स आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। होप कि आप सभी ने अपनी नोटबुक्स निकाल ली होंगी। जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप नोट डाउन करते रहिए जो मैं चीज बोलूंगा। और मैं बता दूं, इंग्लिश में उतारने की जरूरत नहीं है, सरल भाषा का इस्तेमाल कीजिए, हिंदी भाषा का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी और कोई लैंग्वेज है जो आपको ज्यादा आसान लगती है आप वो यूज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा लास्ट हमने पढ़ा था लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म, डेप्रिसिएशन। क्या है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन वो है, नोट डाउन कर लीजिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज, घटना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट आपका क्या था? जिस चीज की आप मालिक हो। अब आपको पता है हर एक चीज की वैल्यू गिरेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बढ़ेगी सिवाय लैंड के। आज तक और कोई चीज अभी तक मैंने तो देखी नहीं है कि वो चीज आपकी बढ़ जाए, आपने खरीद ली तो रेट उसका बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आपने कोई कार खरीदी, कार इज योर एसेट, ठीक है, कार इज योर एसेट। आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, साल के बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक गिरेगी। अब समझ लो 4/20 की बच गई, 4,20,000 की। जो ये 80,000 था, 5 लाख में से 4,20,000 माइनस कर दो, ये जो 80,000 था ये थी आपकी डेप्रिसिएशन। डिक्रीज, इसकी डेफिनेशन है, नोट डाउन कर लीजिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूसेज। ड्यू टू इट्स यूसेज, आप इसको प्रॉपर यूज करोगे विथ पैसेज ऑफ टाइम। टाइम निकल गया, साल पुरानी गाड़ी हो गई, उसके कारण जो इसकी यूसेज के कारण आपकी जो मशीनरी थोड़ी घट गई, कोई आपके टायर घिस गए, और भी बड़ी चीजें घिस गई गाड़ी यूज करने से, उस चीज को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। आपकी गाड़ी की वैल्यू घट गई, आपके फर्नीचर की वैल्यू घट गई, आपकी टेबल आपकी दुकान में पड़ा है, वो ऑब्वियस बात है आपने 500 का लिया है, तो आगे आप बेचने जाओगे तो 400-300 तक का ही बिकेगा जब आप बाद में कभी बेचने जाओगे। तो वो क्यों सस्ता बिका? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेप्रिसिएशन। होप की क्लियर होगा। अब आप सभी को मैं बता दूं, आपका जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता होगा, सभी ने पेपर दिए होंगे वैसे, कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंस। मैंने तो लिखा भी है साफ साफ, इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। क्या होगा, 5 लाख की आपने गाड़ी खरीदी तो वो घटती चलेगी, घटती चलेगी, घटती चलेगी, लेकिन आपकी ओर से पैसा थोड़ी जा रहा है। आपने तो 1 टाइम पेमेंट की थी 5 लाख की, तो इसलिए ये नॉन कैश एक्सपेंस है। और साथ में आपसे पूछा गया था कि ये ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, तो मैं बता दूं इट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम आपके आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे, होता क्या है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समझाया जाएगा। तो ये याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, डेप्रिसिएशन इज ए ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस। आगे बढ़ते हैं अपना डिस्काउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट वर्ड को ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके टाइप को समझाने की जरूरत है। डिस्काउंट क्या है? द अलोवेंस और कंसेशन इन द प्राइस। प्राइस में जो आप कंसेशन दे देते हो अपने किसी कस्टमर को। डिस्काउंट इज गिवन सो दैट बायर इज इंड्यूस्ड, बायर को लालच दिया जाए टू प्लेस एन ऑर्डर एंड लेटर टू मेक इन पेमेंट टाइम। बायर को क्या दिया जाता है? लालच दिया जाता है, हम तुझे 50% ऑफ दे रहे हैं, 40% ऑफ दे रहे हैं, खरीद तू। वो जो बायर होता है वो लालच में आ जाता है और खरीद लेता है। जैसे कि आपकी विंटर सेल, समर सेल्स लगती हैं, डिस्काउंट वो होता है।
तो अब डिस्काउंट की टाइप्स ध्यान से समझना, इसके ऊपर भी आपका एमसीक्यू आ सकता है। डिस्काउंट की दो टाइप्स है, ठीक है, डिस्काउंट की क्या है, दो टाइप्स, एक कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। जो नोट डाउन जो नोट्स बना रहे हैं वो ऐसे नोट डाउन कर ले, डिस्काउंट इज क्लासिफाइड इनटू कैश डिस्काउंट, और आपका इधर आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके आसपास कोई स्टोर है, इधर हमारे मोनालिसा है, आपके आसपास जो भी है, मोनालिसा ने सेल लगाई 50% क्लियरेंस सेल, 50% क्लियरेंस सेल, तो वो आपका कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। कोई डेफिनेशन इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन याद कर लो, ट्रेड डिस्काउंट इज ए रिडक्शन इन द कैटलॉग प्राइस ऑफ द गुड्स। जो गुड्स के कैटलॉग प्राइस है उसमें जो रिडक्शन होता है, उसमें जो घटाते हैं, वो आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। जो सेलर अपनी मर्जी से देता है, सेलर कहता है मैं ये आपको दे रहा हूं 50% और आप लालच में आ जाते हो, आप वो प्रोडक्ट ले लेते हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की सबसे बड़ी जो चीज आपने याद रखनी है, इसे लिख लीजिए, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम आगे जर्नल एंट्री करेंगे उधर आपको क्लियर हो जाएगा। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अकाउंट में आपने नहीं लिखना। समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूं, 500 की कोई चीज थी, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, तो कितने की चीज रहेगी, 450 की। 50 रुपए डिस्काउंट मिला आपको, 50 रुपए आपको क्या मिला, डिस्काउंट। लेकिन ये 50 रुपए आपको कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है, आपका बिल कटेगा सिंपल 450। आपने जब अकाउंट्स में डालना है तो आपने सिंपल 450 रुपीज डालना है, 50 रुपीज डालने नहीं है, 50 रुपीज की कोई अहमियत नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो है जो सेलर जो है बायर को इंकरेज करता है, सेलर जो है बायर को इंकरेज करता है फॉर क्विक पेमेंट। तू जल्द से जल्द पेमेंट कर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10,000 की चीज खरीदी है, कोई जिससे मैंने खरीदी वो मेरा कोई दोस्त था, नोन था, उसको मैंने बोला मैं तुझे पैसे बाद में दे दूंगा। वो कहता चल ठीक है बाद में दे देना, लेकिन उसने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने कहा क्या पता है बाद में पैसे दे ना दे। उसने क्या बोला, भाई अगर तू अभी पैसे देगा मैं 9500 दे और सब तेरा 10,000 मैं क्लियर कर दूंगा। उसने क्या बोला, 9500 रुपीज दे और 10,000 तेरा क्लियर हो जाएगा। मेरे मन में भी लालच आया, अगर मैं अभी क्विक पेमेंट कर दूं तो 500 रुपए मेरे बच जाएंगे, अगर मैं हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा 500 रुपए में एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो वो जो मैंने क्विक पेमेंट में डिस्काउंट पाया वो आपका होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये असली में कैश पेमेंट के लिए किया जाता है, आप इधर पढ़ सकते हो, इट इज अलाउड फॉर इमीडिएट पेमेंट। जल्द से जल्द पेमेंट करने के लिए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ये डिस्काउंट दिया जाता है। इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। याद रखना है, कैश डिस्काउंट में आप लिख लो जो नोट डाउन कर रहे हैं, इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। होप की क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस आपको पता है, खर्चा। एक्सपेंस क्या है? खर्चा। आउटस्टैंडिंग, ये वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है जो आपको टीचर बोलती है वाओ आउटस्टैंडिंग परफेक्ट, ये वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है। आउटस्टैंडिंग वो अमाउंट है जो आपने एक्सपेंस पे करना था। लिख लीजिए, जो आपने एक्सपेंस पे करना था लेकिन किया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा जैन का मंथ। आपने जैन का रेंट पे करना था अपने लैंडलॉर्ड को, लेकिन पे नहीं किया अभी तक। उसकी ड्यू डेट थी 1 जैन, उसकी ड्यू डेट थी 1 जैन, लेकिन वो तो हो चुकी है, ठीक है। तो अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, तो इसको आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो अपनी ड्यू डेट के आगे चल चुका है एक्सपेंस, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन incurred ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड एंड आर ड्यू टू बी पेड।
मतलब पेमेंट के लिए ड्यू है अभी तक। हाउ एवर पेमेंट इज नॉट मेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पेमेंट अभी तक आपकी नहीं हुई। इसमें आपका जितना भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब कुछ जिसके साथ आउटस्टैंडिंग लगा होगा वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब ध्यान से समझिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने खर्चा देना है लेकिन अभी तक नहीं दिया, टेंशन है आपको, क्या है, टेंशन है इस चीज की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका क्या हुआ, लायबिलिटी। नोट डाउन कर लीजिए इसमें, दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड आपको पता है, पहले पेमेंट करो उसके बाद मजे उठाओ। खर्चा जो आपने पहले दे दिया, समझ लो जैन का आपने रेंट देना था 31 को, लेकिन आपने जैन का रेंट दे दिया 1 को। 31 जैन को आपने रेंट देना था लेकिन आपने पहली जैन को ही दे दिया रेंट। आप टेंशन मुक्त हो गए हो, कोई टेंशन नहीं, निश्चिंत होकर आप रह रहे हो अपने कमरे में, तो उसको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। दैट आर पेड इन एडवांस, जिसे आप एडवांस में ही पे कर देते हो, और इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, ये आपकी एसेट है। टेंशन तो नहीं है ना इस चीज की, ये आपकी एसेट है। ये आपकी एसेट क्यों है, आपने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया है, पैसे दे दिए हैं, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड के ऊपर टेंशन है जनाब को, लैंडलॉर्ड को टेंशन है कि इसको 1 महीना झेलना पड़ेगा, ये तो एडवांस में मुझे रेंट देके बैठ गया हुआ है, लेकिन आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। अब आप उस 1 महीने के लिए उस कमरे के मालिक हो, तो ये आपके लिए क्या है, एसेट। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम इज इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, ठीक है। एक्रूड का दूसरा नाम है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम भी आप कह सकते हो, जो इनकम आपकी बन चुकी है आने वाली, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। अब हम लैंडलॉर्ड की एग्जांपल लेते हैं, अब समझ लेते हैं हम लैंडलॉर्ड है। अब हम अपनी एग्जांपल क्या लेते हैं, हम लैंडलॉर्ड है, हमें रेंट आना था 1 जैन को, लेकिन आया नहीं। आज तो 4-5 जैन हो गई है, 4th-5th जैन जो भी चल रही है अभी, तो इसका मतलब हमारी इनकम क्या होगी, एक्रूड हो गई, नॉट रिसीव्ड हुई, अभी तक रिसीव नहीं हुई, लेकिन देने वाली बन गई है, विच हैज बीन अर्न्ड, कमा चुके हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। लैंडलॉर्ड के लिए ये क्या है, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम आपकी क्या हुई, एसेट की लायबिलिटी। एक्रूड इनकम आपकी हुई एसेट, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इट इज ऑल्सो योर एसेट, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है। वो बात अलग है कि हमें टेंशन होती है कि बंदा देगा भी पैसे की नहीं, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टेंशन लेकर नहीं बिजनेस करना। आगे बढ़ते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है, यही हो गई। उसका उल्टा ले लेते हैं, 31 जैन को हमें रेंट आना था, लेकिन 1 जैन को ही आ गया हमें रेंट। हमें रेंट आया है, हमारी इनकम पहले ही आ गई है, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है, ठीक है। अभी तक देने वाली बनती नहीं थी उस इंसान की जो हमने रेंट पे जिसे कमरा दिया है। इट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ इनकम विच इज रिसीव्ड बिफोर इट एक्रू। एक्रू का मतलब अभी तक बनी नहीं है देने वाली, लेकिन मिल चुकी है, तो ये आपकी होगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपको टेंशन लगी रहेगी, उस जनाब को महीना भर हमने झेलना है, महीने भर उस कमरे का वो मालिक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसे बाहर निकाल के, क्योंकि वो तो रेंट एडवांस में दे चुका है और आप ले भी चुके हो, तो उस कारण ये आपकी लायबिलिटी है। नोट डाउन कर लीजिए, पता चल गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है, एसेट। एक्रूड इनकम क्या है आपकी, एसेट। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है आपकी लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, बैड डेब्ट्स, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। बैड डेब्ट क्या है, नोट डाउन कीजिए जो नोट्स बना रहे हैं। बैड डेब्ट वो पैसा है, आपने डेटर्स पढ़ा था लास्ट वीडियो में,
कौन थे डेटर्स? डेटर्स वो लोग थे जिनसे हमने पैसा लेना है, जिनसे हमने पैसा लेना है, हमने इन लोगों से पैसा लेना है, हमने उन्हें उधार पर सामान बेचा था, तो हमारा हक है इनसे पैसा लेना। लेकिन ये जो जनाब थे मेरे डेटर, ये निकले फ्रॉडी, फ्रॉड निकले, इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया, गुंडा निकला ये इंसान, गुंडा था, मैं शरीफ। तो इस जनाब ने जो मेरे पैसे नहीं दिए उसका क्या हो गया, मुझे घाटा हो गया। वो उस लॉस को मैं बोलूंगा बैड डेप्ट, जो मेरा पैसा डूब गया। बैड डेप्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए, जो मेरा पैसा डूब गया, जो मैंने डेटर से लेना था, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर से बनाओगे बड़ा अच्छा रहेगा। जो मैंने पैसा डेटर से लेना था लेकिन डूब गया, उसने मना कर दिया पैसा देने से, उसे हम बोलेंगे बैड डेप्ट, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, जो आप डेटर से रिकवर नहीं कर सकते हो। आगे है अब इंसॉल्वेंसी, ध्यान से लिख लीजिए ये नाम, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये जनाब, ये सारे इंसॉल्वेंट है, क्योंकि इनकी जो लाइबिलिटी थी वो ज्यादा थी एसेट से। इनकी जो लाइबिलिटी थी वो ज्यादा थी एसेट से, और ये अपनी जो टेंशन थी वो पे नहीं कर सकते थे एसेट के, क्योंकि उनके पास एसेट ही कम थे पेमेंट करने के लिए, इसलिए वो देश छोड़ के भाग गए। तो इसलिए उन्हें हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, या आप इंसॉल्वेंसी बोल सकते हो। इज अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस डिस्टेंस इन बिजनेस और पर्सन इज अनएबल टू पे देयर बिल्स, जो इंसान अपने बिल्स पे करने में अनएबल है। इसमें एक और चीज नोट डाउन कर लो, इस कंडीशन में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, इंसॉल्वेंट के टाइम पे आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न, परचेजेस आपको पता है, परचेजेस होता है खरीदना। परचेजेस क्या होता है? खरीदना। परचेज रिटर्न हो गया, जो खरीदा था सामान वो वापस कर दिया ड्यू टू सम डिफेक्ट, या कुछ और भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है डिफेक्ट के रीजन से ही आपने वापस करना है। कभी कभार ज्यादा आपका सामान आ गया, आपने 5 शर्टें मंगाई थी लेकिन आपके पास 10 शर्टें आ गई, तो आपने 5 शर्टें रिटर्न कर दी, तो ये भी परचेज रिटर्न गिना जाएगा। तो क्या है परचेज रिटर्न? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स, दीस आर नोन एज परचेज रिटर्न। इसमें एक और लाइन लिख लीजिए, ये परचेज में से माइनस होती हैं, परचेज में से आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट होती हैं। आगे आ जाता है आपका सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या है? जो आपने सामान बेचा था लेकिन आप ही को वापस आ गया, आपको वापस। सेल क्या होता है? जो आपने बेचा था, जो आपने बेचा था वो वापस आ गया ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। आपने डिफेक्टेड माल बेचा या ज्यादा माल बेच दिया, उसको इतना चाहिए नहीं था तो वो आपने वापस कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आपने याद रखनी है, ये चीज याद रखिए, क्या है? परचेज रिटर्न का अनदर नेम, परचेज रिटर्न को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, क्या है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न क्या है? आपने सामान खरीदा था लेकिन अब रिटर्न कर दिया, आपकी दुकान से आउट हो गया, बाहर निकल गया, उसे हम क्या बोलेंगे, आउट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल रिटर्न, आपने सामान बाहर बेचा था लेकिन वापस आ गया, कितना डीड सामान था वो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। नोट डाउन कर लीजिए, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इन्वेंट और ट्रांसैक्शन। लास्ट टाइम में भी बड़ी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स को कि इन्वेंट और ट्रांसैक्शन में पता नहीं चल रहा। सिंपल सी भाषा बोलता हूं, एक मैं वेन डायग्राम बनाता हूं। जो तो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते थे उन्हें पता होगा,
इसका क्या मतलब है? ऑल ट्रांसैक्शंस आर इवेंट। इसका क्या मतलब है? ऑल ट्रांसैक्शंस आर इवेंट। सारी की सारी ट्रांसैक्शंस इवेंट होती है, लेकिन सारी इवेंट ट्रांसैक्शन नहीं होती। ये चीज याद रखो। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है, ट्रांसैक्शन हम उसे कहते हैं जो बिजनेस के फाइनेंशियल चेंज लाएगा, जिसमें पैसे का आदान प्रदान होगा। या तो पैसा, आपकी जो पोजीशन है उसको चेंज करेगा, या तो आपका पैसा घटेगा या तो आपका पैसा बढ़ेगा। उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसैक्शन। लेकिन इवेंट वो है, कोई भी आपकी दुकान पे कोई भी घटना हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिखी भी है, द डेथ ऑफ ए स्किल्ड एम्प्लॉय, बोलना नहीं चाहिए वैसे तो, द डेथ ऑफ ए स्किल्ड एम्प्लॉय में ब्रिंग हैवी लॉस टू ए बिजनेस। ये चाहे आपके बिजनेस को लॉस लाएगा। आपकी दुकान पे कोई काम करता था, वो बड़ा स्किल्ड एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो जाती है, आपकी दुकान को लॉस पहुंचेगा। लेकिन ये जो लॉस है आप इसे तोल नहीं सकते हो पैसे में, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इवेंट। इसको हम ट्रांसैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। क्लोजर ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस क्लोज किया, वो क्या है? इवेंट है, ट्रांसैक्शन नहीं है। कोई भी चीज होती है आपने जिससे बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो इवेंट है, लेकिन जिससे बिजनेस को इफेक्ट हुआ वो आपका क्या है? ट्रांसैक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट चीज पे। क्या है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो पहले आपने क्या करना है, आपको मैं बता दूं, आपकी जो एक्सपेंडिचर है टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक आता है कैपिटल, एक आता है रेवेन्यू। ठीक है, अभी मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, एक कैपिटल एक रेवेन्यू, ऐसे आप बना लीजिए डायग्राम। फिर क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ध्यान से समझिएगा क्या होता है। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा। एक हो गया कैपिटल का खर्चा, एक हो गया रेवेन्यू का खर्चा। रेवेन्यू का खर्चा वो खर्चा है जो रोज के रोज होते हैं, जैसे आपके चाय का खर्चा, आपकी स्टेशनरी का खर्चा, आपकी सैलरी का खर्चा, ये सब के सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रोज के रोज होंगे, लिख लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आपके रोज के रोज खर्चे होंगे उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो साल में एक दो बारी होगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई परमानेंट एसेट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर खरीदा दुकान के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। क्या आप फर्नीचर रोज के रोज खरीदते हो? नहीं ना, वो तो आप कभी कभार ही खरीदते हो। और मेन चीज क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर रीसेल पर्पस के लिए नहीं है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें क्या आ जाता है? आपका रॉ मटेरियल आपने खरीदा कोई भी, जो रोज के रोज खर्चे होंगे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग नेचर। और ये हो गया नॉन रेकरिंग। इट इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी, इट मेंटेन्स अर्निंग कैपेसिटी। इससे क्या होता है? आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे आपने मशीन कोई खरीदी तो वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगी। आप बस इतना याद रखिए। इट प्रोड्यूसेस बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स, इट इज कंज्यूम्ड विद इन ए अकाउंटिंग पीरियड। उसी साल में वो कंज्यूम हो जाएगा। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसी साल में वो आपने यूज करना है, लेकिन ये जो है आपको सालों भर मदद करेगा। इट इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट की आइटम है। इट इज शोन इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये आगे आपको बताया जाएगा, अभी के लिए नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है लास्ट, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, लास्ट है आज के लिए, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ऊपर हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर, अब हम पढ़ रहे हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट हमारा होता है जिससे हमें पैसा आता है। अब पैसे आने के भी दो तरीके हैं, दो तरह की रिसिप्ट हैं। एक आ गई कैपिटल रिसिप्ट, एक आ गई रेवेन्यू रिसिप्ट। सेम वैसा ही जो आपको पैसा आएगा ऑफ रेकरिंग नेचर, सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड जिसमें आप व्यापार करते हो, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल ऑफ मशीन, मशीन कभी खराब होगी 5 सालों में तभी आप बेचोगे,
तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स आर यूजुअली ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर और ये रेकरिंग नेचर। सेम जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा एक्सपेंडिचर के बारे में, ये वैसा ही है, लेकिन फर्क क्या है? इनमें पैसा जाता है और इसमें पैसा आता है। पैसा कैसे जाएगा? जब आप कोई मशीन खरीदोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब आप मशीन बेचोगे तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल की जितनी भी आइटम है वो बैलेंस शीट में शो होंगी, और जो रेवेन्यू वाली रिसिप्ट है वो आपकी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगी। ठीक है, होप कि आपको क्लियर होगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बस इतना, इसके बारे में इतना ही लिखिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप एनसीईआरटी कंसल्ट कीजिए, एनसीईआरटी में खुद फाइंड आउट कीजिए। आपको ये मदद की जा रही है सिर्फ और सिर्फ आप तक, ताकि जो टेक्निकल वर्ड्स उसमें यूज हुए हैं आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज के लिए फिर इतनी रखते हैं वीडियोस, मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।